जय हिंद साथियों, मैं आशीष हल्दीनिया आपके समक्ष लेकर आया हूं फिर से द आशीष हल्दीनिया शो। एक बात तो आपने भी नोटिस की होगी कि जब भी चुनाव आते हैं मोदी जी अपनी ताकत का प्रयोग कर विपक्ष के नेताओं पर एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए चक्रव्यूह की रचना करना शुरू करते हैं ताकि चुनाव जीतने में आसानी हो। कुछ नेता उनके चक्रव्यूह में फंस भी जाते हैं और कुछ बचकर निकल भी जाते हैं, पर अब सब मोदी जी के नापाक इरादों को पहले से ही भांप लेते हैं क्योंकि अब मोदी जी का खेल समझने लग गए हैं, इसलिए सब पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। फिर भी कुछ मोदी जी के शिकार बन ही जाते हैं। नारदा शारदा स्कैंडल में कैमरे पर पैसे लेते देखे गए टीएमसी के पूर्व नेता मुकुल राय से लेकर शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी के उपाध्यक्ष और दागमुक्त नेता घोषित है। पूर्व कांग्रेसी हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें अमित शाह खुद जेल भेजने वाले थे, आज वो बीजेपी की तरफ से असम के मुख्यमंत्री हैं और अमित शाह के सबसे मजबूत और दाहिने हाथ भी हैं। साथ ही बीजेपी की ट्रोलिंग डिपार्टमेंट में स्मृति ईरानी के बाद अलगन बोलने के लिए उन्हीं का नाम आता है। इतना ही नहीं, जमीन घोटाले वाली चक्की पी सिंह अजीत पवार के साथ बीजेपी सरकार बना लेती है। बीएस येदियुरप्पा बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। बेलारी ब्रदर्स बीजेपी के मुख्य फाइनेंसर रहे हैं, जबकि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया उसी समय कर्नाटक के लोकायुक्त पुलिस ने बीजेपी के विधायक के बेटे के घर करोड़ों रुपए की नकदी जब्त की, लेकिन उसे जमानत मिल गई, जबकि मनीष सिसोदिया को बिना सबूत, बिना अपील, बिना दलील के जेल में डाल दिया गया। अभी भी सनसनी तो 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में है। यह भी सर्वविदित है कि मोदी और आरएसएस सहित भाजपा हिंदुत्व मुद्दे के ढलान के दौर में है और यही कारण है कि मोहन भागवत नई नई समीक्षात्मक बातें करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक भरपाई करने के लिए लगातार जांच एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि विपक्ष के हर एक दल पर निराधार छापे मारे जा रहे हैं। छापेमारी में भी मोदी और शाह की बड़ी चाल नजर आती है, क्योंकि मोदी और शाह ने कई बार स्पष्ट किया है कि सत्ता उनके लिए जरूरी है, सत्ता उन्हें चाहिए ही चाहिए और सत्ता उनके पक्ष में होनी चाहिए। इसलिए जहां जहां सत्ता उनके पक्ष में नहीं होती, केवल वहां वहां एजेंसियां छापेमारी करती नजर आती है। यही एकमात्र आधार है छापे मारने का। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के सफलतापूर्वक किया गया ऑपरेशन लोटस दिल्ली और बिहार में पंचर हो गया क्योंकि समीकरण फिट नहीं बैठा। पता है क्यों? क्योंकि वहां दिल्ली और बिहार के नेता तिगड़मबाजी में मोदी जी से आगे हैं। मोदी जी को तिगड़मबाजी में बराबर टक्कर देते हैं। मानना पड़ेगा, मोदी और शाह को दिल्ली बिहार वाले ही घुमा सकते हैं। अब अपने अपने राज्यों में मोदी और अमित शाह अपने प्रतिद्वंदियों का मोर्चेबंदी और किलाबंदी करते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले 3 दलों का संयुक्त मोर्चा है, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं, तो 42 सीटों वाली पश्चिम बंगाल में आमने सामने की लड़ाई में ममता दीदी राज्य सरकार बनाने और बचाने में बराबर लड़ाई लड़ रही है और सफल भी रही। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पहले से ही कई गुना मजबूत विपक्ष बनकर बैठे हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन मोदी के धूल विरोधी हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़ में कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह कांग्रेस या तो सत्ता में है या फिर कम अंतर से विपक्ष में है। बीजेपी अगर अपने दम पर कहीं सरकार में है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम में ही खुद से चुनाव जीतकर सरकार बनाई है, फिर भी अपने को अजय कहती है। और अब तथाकथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी
पहले राहुल गांधी से 5-6 दिन लगातार पूछताछ और केसीआर की बेटी कविता से ईडी द्वारा पूछताछ और समन के मुद्दे पर सामूहिक पत्र लिखकर विपक्षी एकता प्रदर्शित की गई। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि केजरीवाल की छवि, केजरीवाल की पार्टी की छवि भ्रष्टाचार विरोधी रही है, जबकि लालू यादव और उनके परिवार पर कई मामले चले हैं। कई मामलों में सजा याफ्ता होते हुए भी सांप्रदायिकता विरोधी होने के कारण सहानुभूति पा रहे हैं। केजरीवाल की एक राजनीतिक गलती जिसका बीजेपी फायदा उठाना चाहती है वो यह है कि अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मनीष सिसोदिया, जिनका शिक्षा मॉडल वैश्विक प्रशंसा पा रहा है, उन्हीं को आबकारी विभाग दे दिया गया। अब आप शराब की दुकान से दूध भी पीकर निकलेंगे तो भी लोग क्या कहेंगे आप खुद समझ सकते हैं। अगर आपका दोस्त शराब पीता है और आप उसके साथ रहते हैं तो लोग आपको भी शराबी समझने लगेंगे। वही हालत मनीष सिसोदिया की हो गई। हालांकि बच्चों को शिक्षा देना और शराब नीति बनाना दोनों सरकार का ही काम है, परंतु एक ही व्यक्ति दोनों काम करे तार्किक भी नहीं लगता और नैतिक भी नहीं लगता। यहीं से मोदी और शाह को केजरीवाल और सिसोदिया पर निशाना साधना आसान हो गया। लेकिन हिडनबर्ग अडानी मुद्दे से जनता में यह संदेश स्पष्ट चला गया कि मोदी सरकार किसके पक्ष में क्या और क्यों काम कर रही है, जबकि किसान युवा भयंकर बेरोजगारी महंगाई से परेशान है, त्रस्त है। विपक्ष को इन मुद्दों के साथ आक्रामक होकर सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मीडिया से कोई अपेक्षा नहीं करना, मीडिया से अपेक्षा करना बेईमानी होगी, क्योंकि मीडिया तो मोदी और अडानी की गोदी में बैठी है। रही बात विपक्ष एकता की, तो यह तो कब की हो चुकी। टीडीपी, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, डीएमके, जेडीयू और कहीं कहीं कम्युनिस्ट भी पहले से ही कांग्रेस के साथ खड़ा है। मोदी जी का अमृतकाल खत्म करने के लिए यही दल काफी है। टीएमसी, एसपी, आप, बीजेडी, वाईआरएस, केसीआर मोदी के अमृतकाल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और यह सर्वविदित है। 2024 या 2024 से पहले ही अमृतकाल खत्म होने वाला है। मोदी का मायाजाल तानपुरे के तार के साथ साथ टूटकर तार तार होने वाला है। जय हिंद।